वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अरज, अरदास, विनय, विनती, निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आप सबका वन स्टॉप स्टडी में। मैं हूं आशुतोष मिश्रा और मेरी तरफ से आप सभी को 109 बार प्रणाम है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की तैयारी के चरण में हम लोगों ने इतिहास की विषय वस्तु प्रारंभ करी थी, जिसमें से 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। 5वां टॉपिक है मौर्य वंश, सम्राट अशोक। आइए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं। मौर्य वंश पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग मगध के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमें ये पता करने के लिए कि मौर्य वंश की स्थापना हुई कैसे थी, किसने की थी। मगध में एक राजवंश की स्थापना हुई, हर्यक वंश। बिंबिसार नाम के राजा ने या बिंबिसार नाम के व्यक्ति ने हर्यक वंश स्थापित किया, जो मगध का सबसे पहला राजवंश था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, उसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। फिर नंद वंश आया, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। और फिर मौर्य वंश आया, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से। उसके बाद से जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद से है उनका जब मौर्य वंश खत्म होगा तो उसके बाद शुंग वंश आया था, फिर कण्व वंश आया था, फिर सातवाहन वंश आया था। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें याद रखना है। सबके जो संस्थापक थे वो याद रखना बहुत जरूरी है। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव और सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। ये चीजें मैच द फॉलोइंग में अक्सर पूछ ली जाती है। अब मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये हमने देख लिया। इन्होंने क्या किया था, जो अंतिम नंद शासक था, जो हमने देखा कि मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासक था जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की थी। तो जो अंतिम नंद शासक था उसका नाम था घनानंद या घनानंद। उसको हरा दिया था, उसको मार डाला चंद्रगुप्त मौर्य ने। चाणक्य की मदद से हरा था। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं, ये पीछे भी मैंने बता दिया था। तो मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने की। उसके बाद से राजा बने जब चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनका प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य बने। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहा है। ये नाम यूनानी ग्रंथों में मिलते हैं, यूनान के जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उसमें उसके अंदर मिलते हैं। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक किया था चंद्रगुप्त ने। ये क्वेश्चन अगर कहीं पूछा जाए तो हमें बता देना है चंद्रगुप्त ने किया था। मेगास्थनीज था एक यूनानी राजा सेल्यूकस, उसी का दूत था। ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त जो है जैन धर्मावलंबी था, भद्रबाहु का शिष्य था। भद्रबाहु के बारे में हम लोगों ने जैन धर्म वाली वीडियो में पढ़ा है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर जरूर देखिए उसे। श्रावण बेलगोला में, जो कि कर्नाटका में स्थित है, संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने देह त्याग कर दिया था अपना। संलेखना पद्धति के बारे में भी मैंने जैन धर्म वाली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त के बाद वो राजा बना और उसके प्रधानमंत्री पहले चाणक्य रहे, फिर बाद में खल्लाटक हो गए थे। बिंदुसार को अमित्रघात और सिंहसेन भी कहते हैं। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को मारने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार की मां का नाम दूरधरा था। इसके समय पे क्या हुआ था, सीरिया के राजा एंटियोकस का दूत जो है डाइमेकस, ये भारत आया था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है। चंद्रगुप्त के समय या बिंदुसार के समय और अशोक के समय, तीनों का नाम दे दिया जाएगा और उनके समय आने वाले जो विदेशी यात्री थे उनका नाम दे दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग पूछेगा। और इसी के समय टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस भी जिसे कहते हैं, उसका दूत डायनोसिस आया था। ये बिंदुसार के समय ही आया था। इसने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थी। मीठी मदिरा मांगी थी, सूखी अंजीर मांगी थी और दार्शनिक मांगा था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है कई बार। अब जो है जो हमारे सिलेबस का मेन हिस्सा है, जिसको जो सिलेबस में एक्चुअली मेंशन है, अशोक के बारे में पढ़ने को कहा गया है हमें, मौर्य साम्राज्य, और उस आगे स्पेशली मेंशन है अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसकी मां का नाम सुभद्रांगी था। ये चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। ये 273 ईसा पूर्व में राजा बना, 273 बीसी में। लेकिन राज्याभिषेक जो इसने करवाया 269 बीसी में अपना करवाया था, मतलब राजा बनने करीब 4 साल बाद। राजा बनने से पहले ये जब राजा बनने की बारी आई, जब बिंदुसार की डेथ हुई थी, उस समय उज्जैन का गवर्नर था और उससे पहले ये तक्षशिला और अवंती का गवर्नर रह चुका था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिन्हें अशोक और शिमुक ने दबाया था। उसके समय पे जब बिंदुसार राजा था तो उस समय विद्रोह हुए और तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिनको अशोक और शिमुक को भेजा था बिंदुसार ने। इन लोगों ने जाके उस विद्रोह का दमन किया। असंघमित्रा, कारुआकी, नागदेवी एवं पद्मावती, ये सब अशोक की बीवियां थी, पत्नियां थी। नागदेवी के पुत्र और पुत्री जो है महेंद्र और संघमित्रा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन लोगों को इसने श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अभिलेखों में इसे देवानाप्रिय, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। ज्यादातर अभिलेखों में इसने अपने आप को देवानाप्रिय और प्रियदर्शी कहा है। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो देवानाप्रिय और प्रियदर्शी का जो है ये वाला
पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर, उडैगोलम, इन अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। बाकी जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पे तो इसका नाम देवानाम और प्रियदर्शी मिलता है। अशोक नाम जो है बेसिकली मेंशन जहाँ जहाँ पे उनका नाम, वो जो अभिलेख है वो है मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उडैगोलम। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और उसको जीत भी लिया। ऐसा उसने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया है। खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा उस समय नंदराज था। खारवेल का एक अभिलेख है, खारवेल जो है वो भी कलिंग राजा थे, उन्होंने अभिलेख लिखवाया, हाथी गुफा अभिलेख है। उस समय जब कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक ने, उस समय कलिंग के राजा जो थे वो नंदराज थे। युद्ध के पश्चात निग्रोध थे, जो अशोक के चचेरे भाई के बेटे थे, अशोक के भतीजे थे बेसिकली, उनके प्रवचन सुने अशोक ने और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया और फिर उसने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली और बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गया। ऐसा दिव्यावदान नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। दीपवंश और महावंश के अनुसार जो है निग्रोध, जो इसका भतीजा था अशोक का, उसी ने इसको दीक्षा दी थी। दोनों चीजें हम लोग याद रखेंगे कि अशोक को किसने दीक्षित किया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अशोक की युद्ध नीति को त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की संज्ञा दी गई है। कहते हैं कि अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष करने का निर्णय लिया। ये जो है युद्ध नीति को त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने का जो है संकेत है उसका, एक तरह से, या उसके लिए यूज किया जाता है इस टर्म को, भेरी घोष की जगह धम्म घोष, ये वाक्यांश जो है इसलिए यूज किया जाता है। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक बौद्ध धर्म की स्थापित शाखा का अनुयायी था, ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है कि कौन सी शाखा का अनुयायी था। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया, यह सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज है। धम्म का प्रतिपादन उसने किया था और जो धम्म है यह सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज है। बेसिकली उसके अंदर कोई कर्मकांड नहीं लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उस धर्म में यज्ञ करवाने हैं, पूजा पाठ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वो बस एक सामाजिक और नैतिक नियमों का दस्तावेज है, तो वो उसका प्रतिपादन अशोक ने किया था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने महेंद्र व संघमित्रा को भेजा। इसने मध्य एशिया में भी धर्म प्रचार के लिए लोगों को अपने दूत भेजे थे। धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए थे उसने, ऐसा 5वें शिलालेख में उसने मेंशन करवाया। धम्म महामात्र जो थे ये धर्म प्रचार के अधिकारी थे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा प्रारंभ किया था इसने धम्म यात्रा प्रारंभ करी, जिसमें बौद्ध तीर्थस्थलों पे इसने यात्रा किया। उपासक के रूप में 10वें वर्ष बोध गया गया, 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। ये तो इसके जो है ये चीजें जो है याद रखने की है कि कब कहाँ गया था। 10वें वर्ष बोध गया था, 12वें वर्ष निगाली सागर तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। आजीवकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया इसने। जो आजीवक हुआ करते थे, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उनके रहने के लिए उसने पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। इन गुफाओं के जो नाम है लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक कौन कौन से प्रचारक उसने कहाँ कहाँ भेजे। सोन व उत्तरा जो है सुवर्ण भूमि में भेजा उसने, बर्मा जो है आजकल म्यांमार जिसे कहते हैं। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। मध्यांतिक को भेजा था कश्मीर और गंधार में। महारक्षित को भेजा था यवन राज्य में। अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक पहला ऐसा राजा था जिसने अपने संदेश अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए थे। तो अशोक जो है उसके अभिलेख हैं या उसके जो लेख हैं अलग अलग तरीके के हैं, बहुत सारे हैं। तो उसके जो अलग अलग अभिलेख हैं उनको अगर उनको क्लासिफाई करें तो गुहा लेख है जो गुफाओं में लिखे हुए मिले हैं, स्तंभ लेख हैं जो खंभों पे लिखे हुए मिले। स्तंभ लेख बेसिकली 7 हैं और 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। शिलालेख है, शिलालेख जो है बेसिकली 14 है अलग अलग और 8 जगहों से मिले हैं। ये सब प्राकृत भाषा में, ज़्यादातर प्राकृत भाषा में या ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ये प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर ऐसे लिखे हुए हैं। ब्राह्मी के अलावा इनमें कहीं कहीं खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक लिपि भी यूज की गई है, पर ज़्यादातर जो है वो ब्राह्मी में यूज किए गए हैं। भाषा जो है प्राकृत है। ब्राह्मी जो है कैसे लिखी जाती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बाएं से दाएं, जैसे हमारी देवनागरी जैसे ये लिखी हुई है, इधर बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। ये ब्राह्मी भी, क्योंकि ब्राह्मी से ही हमारी देवनागरी लिपि निकली हुई है, तो इसीलिए ब्राह्मी की तरह हमारी देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। खरोष्ठी लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू इस साइड से शुरू होगी और इधर जाएगी, जैसे उर्दू लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पढ़ा था। ये 1837 में उसे सफलता मिली थी पढ़ने में। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 में टेफेंथलर ने की थी। टेफेंथलर नाम का एक व्यक्ति था, इसने की थी।
भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहा है आयोग इस टाइप के पॉइंट्स पे। अशोक के स्तंभ लेख रामपुरवा, दिल्ली, टोपरा, मेरठ, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज और कौशाम्बी से मिले। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। रुम्मनदेही का जो स्तंभ लेख है वो सबसे छोटा है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व घटाने का उल्लेख है। जो रुम्मनदेही है ये लुम्बिनी के पास ही पड़ता है, या लुम्बिनी जो है रुम्मनदेही का ही हिस्सा है। लुम्बिनी वन था एक, बेसिकली वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बात मैंने बौद्ध धर्म वाले चैप्टर में बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी। तो रुम्मनदेही की जब उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी उस दौरान उसने लुम्बिनी में जाके भू राजस्व को घटा दिया था। मास्की का लघु शिलालेख जो है वो राज्याभिषेक से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसमें अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है। सौगौरा तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख है। सौगौरा अभिलेख ये गोरखपुर में है, जीकेपी मतलब गोरखपुर, और महास्थान जो है वो बांग्लादेश में है। ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं और गोरखपुर यूपी में आता है और हमारी यूपी के जो सीएम है वो गोरखपुर से ही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सौगौरा अभिलेख कहाँ का है, कहाँ पे है, तो हम लोग याद रखेंगे गोरखपुर का है। और सौगौरा अभिलेख में क्या मेंशन किया है, उसमें लिखा है, सौगौरा अभिलेख में उन्होंने लिखा है कि अकाल के समय राज्य जो है अनाज वितरण करता था, राज्य के द्वारा अनाज वितरण किया जाता था। ऐसा जो है सौगौरा और महास्थान अभिलेख में मेंशन किया गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बांट रखा था अशोक ने। मौर्य साम्राज्य जो था बहुत विशाल था, तो उसे छोटे छोटे प्रांत में डिवाइड कर दिया था राजाओं ने, या मौर्य जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था, एकाम बिंदुसार ने भी किया था। और उन प्रांतों का गवर्नर बना के अपने बेटे को भेजा, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बेटे भेज दिए उन्होंने। तो ऐसे ही अशोक का जो राज्य था बहुत विशाल था और उन्होंने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में डिवाइड किया हुआ था। हर प्रांत की एक राजधानी होती थी। जैसे अशोक के जो 5 प्रांत थे उनका नाम जो है उत्तरापथ, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतिरठ था, उसकी उज्जैनी थी जिसे उज्जैन कहते हैं। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राच्य या पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये जो है एज इट इज हमें रट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य के बारे में, वहाँ का जो है वहाँ की राजनीति कैसी थी, वहाँ की आर्थिक दशा कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मिलती है हमें। इसके लेखक जो है कौटिल्य हैं, जिनका नाम चाणक्य भी है। इन्हीं की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बेसिकली शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसके अंदर सप्तांग सिद्धांत है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से हैं वो? राजा है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है, मित्र है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सप्तांग सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और ये ऑप्शन में दिया रहेगा, कोई भी एक उसमें से अलग रहेगा इन सबसे, वही हमारा आंसर होगा। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। मौर्य साम्राज्य के दौरान जो सबसे टॉप के अधिकारी थे उनको तीर्थ या महामात्र कहते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ थे या 18 महामात्र हुआ करते थे, 18 शीर्षस्थ अधिकारी थे। अशोक के समय जो प्रमुख अधिकारी थे, हम लोग अशोक के बारे में बेसिकली ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है हमें, तो अशोक के समय के प्रमुख अधिकारियों को हम लोग देखेंगे। अशोक के समय जो प्रमुख अधिकारी और उनके काम क्या थे ये देख लेते हैं, ये पूछा जाता है अक्सर। समाहर्ता जो थे ये कर निर्धारण करते थे, कर निर्धारण के सबसे बड़े अधिकारी को समाहर्ता कहते थे। सन्निदाता जो थे राज्य की कोषागार की देखरेख करते थे और भंडागार के संरक्षक थे। ये व्यवहारिक जो थे ये धर्मस्थीय न्यायालय के हेड हुआ करते थे, दीवानी न्यायालय जिसे कहते हैं उनके न्यायाधीश हुआ करते थे। धम्म महामात्र जो थे समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखते थे। बेसिकली क्या था, उस समय बहुत सारे अलग अलग धर्म थे। अशोक सब सारे धर्मों का आदर करना शुरू कर दिया था जब वो कलिंग विजय किया था उसके बाद। तो उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की ताकि जो लोग आपस में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, उनके बीच अगर कोई झगड़े हो रहे हैं तो उनके बीच जो है उसको सुलझाने के लिए, उनके बीच सामंजस्य बनवाने के लिए उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। और ये धम्म महामात्र जो थे धर्म का प्रचार भी करते थे। फिर अंतः महामात्र जो थे ये सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार किया करते थे, जो बॉर्डर एरिया थे वहां पे जाकर धर्म का प्रचार करते थे। सत्राध्यक्ष जो थे महिलाओं के नैतिक आचरण की देखभाल करते थे। ये रज्जूक थे, समाज में न्याय कार्य करते थे। ये
युक्तक थे, ये जिला में राजस्व वसूली किया करते थे। और प्रतिष्ठा थे, ये लोग कंटक शोधन न्यायालय जिसे फौजदारी न्यायालय कहते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। महामात्य प्रशासक होते थे, ये गुप्तचर विभाग के प्रधान हुआ करते थे। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। सैनिक थे, निरीक्षक थे, दार्शनिक थे, अहीर थे, किसान थे, कारीगर थे और सभासद थे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, बस ऐसे कितने वर्गों में विभक्त है ये चीज़ पूछा जा सकता है यूपी SSS के एग्जाम्स में। ऐसे इतना ज़्यादा तो नहीं पूछा जाना चाहिए, फिर भी याद रखेंगे क्या पता, पर ऐसे पूछा जा सकता है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभक्त बताया है, तो ऐसे 7 वर्गों में बताया है उसने। सरकारी भूमि को सीता कहते थे और सीताध्यक्ष जो था उसकी व्यवस्था करने वाला अधिकारी था। अगर कभी पूछा जाए मौर्य काल में या अशोक के समय पे सरकारी भूमि को क्या कहते थे, सीता कहते थे, हमारे पास आंसर है। गुप्तचर है, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचर जो है 2 तरह के होते थे, एक जो भ्रमणशील होते थे, घूम घूम के चीजों को पता लगाते थे, उनको संचरा कहते थे, और एक जो होते थे स्थायी हुआ करते थे, इनको संस्था कहते थे। आज भी ऐसे होता है, IB के दोनों तरह के गुप्तचर होते हैं हमारे यहाँ, जो घूम के भी करते हैं, जिनके पास फील्ड जॉब होती है, और जो है डेस्क जॉब वाले भी होते हैं। दास प्रथा नहीं थी। अशोक ने श्रीनगर एवं ललित पाटन नेपाल में इन 2 नगरों की स्थापना की थी, स्थापना करवाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलिंग युद्ध की जितनी इंपॉर्टेंट चीज सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ जो है अशोक ने निर्मित करवाया था। इसके ऊपर 4 शेर हैं। भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है ये, हमारे नोटों पे भी दिखता है ये। और इसके ऊपर जो सिंह बने हुए हैं, 4 शेर जो है, वो शक्ति का प्रतीक है। कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने जरूरी है, जैसे इंडिका मेगस्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ये यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था ये। उसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था बृहद्रथ था, इसी को मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ का सेनापति था और फिर मगध पे शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। अर्थशास्त्र जो है 15 अभिकरणों में विभाजित है। इसको बस इतना ही अभी हम याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अशोक के शिलालेख हैं, उनका विषय क्या है, कौन से शिलालेख का क्या विषय है, बहुत पूछा जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं। जो पहला शिलालेख है उस पर पशु बलि की निंदा की गई है, और पहला पृथक शिलालेख है उसके ऊपर सभी मनुष्य मेरी संतान है ऐसा कहा है। अशोक बेसिकली जो है अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था और कहता था कि जैसे एक पिता अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देता है, वैसे ही मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा दूं। तो वैसे ही पहला पृथक अभिलेख है, इसीलिए उसने अपने पहले पृथक अभिलेख में शायद लिखवा दिया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख जो है विदेशों में धर्म प्रचार के बारे में है। मनुष्य तथा पशु चिकित्सा के बारे में उसने चिकित्सालय जो बनवाए थे उससे संबंधित चीजें जो है दूसरे अभिलेख में लिखी हैं। तीसरा अभिलेख जो है राजकीय अधिकारियों, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, ये 3 राजकीय अधिकारी थे। इन तीनों को हर 5 वर्ष में दौरे पर जाने का आदेश दिया है उसने अपने तीसरे अभिलेख में। चौथा शिलालेख जो है उसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है, जो कलिंग युद्ध के बाद उसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। 5वां जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने का है। धम्म महामात्र कौन से अधिकारी थे, ऊपर हमने भी डिस्कस किया था। 6वां शिलालेख जो है प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, मतलब मैं जहां कहीं भी रहूं, अगर प्रजा का कार्य है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। ये चीज उसने 6ठे शिलालेख में लिखवाई है। 7वें में आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया उसने। 8वां जो है अपनी तीर्थ यात्राओं के बारे में मेंशन करा है उसने। 9वें में सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार के बारे में बात करी उसने। 10वां जो है धम्म पालन का उपदेश दिया है। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने को कहा गया है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो पड़ोसी राज्य थे और पड़ोसी राजा जो थे उनके बारे में यहाँ पे वर्णन है। और 8वीं के राज्यों के बारे में वर्णन है। पड़ोसी 5 यमन राजा थे जिनसे अशोक की दोस्ती थी। वो थे मिस्र के राजा थे टालमी द्वितीय या तुर्मे का नाम है। सीरिया के राजा थे एंटियोकस द्वितीय या अंतियोक कहीं कहीं लिखा हुआ है। मेसिडोनिया के राजा थे, इनके 3 नाम लिखे मिलते हैं, कहीं एंटीगोनस मिलता है, कहीं गोनातास मिलता है, कहीं अंतकिनी मिलता है। फिर साइरिन के राजा मग थे और एपिरस के राजा अलिक सुंदर थे, इनको अलेक्जेंडर भी नाम दिया गया है। ये लोग जो थे अशोक के समय के यमन राजा थे। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी क्या पता पूछ लिया जाए। उसके अलावा अशोक के समय उन्होंने सीमांत राज्यों के बारे में अपने दूसरे शिलालेख में बताया था। और सीमांत राज्य कौन कौन से हैं, चोल है, पांड्य है, सतीय पुत्र है, केरल पुत्र है और सीलोन है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखनी है कि दूसरे शिलालेख में उन्होंने सीमांत राज्यों के बारे में भी बताया हुआ है। और वो 5 सीमांत राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। फिर 14वां अभिलेख है। 14वें अभिलेख में पहले 13 शिलालेखों का
पुनरावलोकन किया गया है तथा अशोक के शासन को महाल के विजेते की संज्ञा दी गई है। इसको ऐसे ही रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये टॉपिक, मौर्य वंश अशोक के बारे में जो टॉपिक था, हमारा एक टॉपिक यहाँ पे आज खत्म होता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।